ये कहानी शुरू होती है 24 अगस्त 1608 में, जब व्यापार के इरादे से अंग्रेजों ने सूरत बंदरगाह से पहली बार भारतीय सरजमीन पर अपना कदम रखा। तब भारतीय नहीं जानते थे कि यह व्यापारी कंपनी पूरे देश को अपनी गुलामी की जंजीर में बांधने के मंसूबे साथ लेकर आई है। हालांकि अंग्रेजों ने अपने व्यापार को 1609 में स्थापित किया, लेकिन भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में ही हो गई थी। दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के साथ व्यापार करने के लिए 1600 ईस्वी में जॉन वॉट्स और जॉन वाइट द्वारा ब्रिटिश जॉइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना की थी। प्रारंभ में इस जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर धारक ब्रिटिश व्यापारी और अभिजात वर्ग के लोग ही थे और इस कंपनी का ब्रिटिश सरकार के साथ कोई सीधा संबंध नहीं था। लेकिन अंग्रेजों से पहले बाकी कई यूरोपीय देश भारत तक पहुंच चुके थे। भारत यूरोपीय देशों के लिए सबसे प्रमुख व्यापारी केंद्र के रूप में सामने आ रहा था, जिसके बाद ब्रिटिशर्स के मन में भी भारत में व्यापार करने की ललक जाग उठी। कुल 7 वर्षों के इंतजार के बाद पहली बार अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने की शाही अनुमति हासिल हो गई, जिसके बाद इन्हें ऐसी ही एक और अनुमति विजयनगर साम्राज्य से भी हासिल हुई, जिसके अनुसार ये व्यापार के लिए दूसरा कारखाना मद्रास में खोल सकते थे। व्यापार की शुरुआत होने के साथ ही सभी यूरोपीय देशों में यहाँ के मसालों के व्यापार पर अपना हक स्थापित करने की महत्वाकांक्षा बढ़ती चली गई, जिसके चलते आगे चलकर इन कंपनियों के बीच कई जंग भी हुई। खैर, अब तो ये तो हम जान गए कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई, लेकिन सबसे पहले जरूरी सवाल तो ये आता है कि आखिर अंग्रेज भारत कैसे आए, इसके पीछे आखिर कौन सी पहेली छिपी हुई है। चलिए थोड़ा पीछे जानते हैं। इतिहास गवाह है कि वेस्टर्न कंट्रीज में एक समय ऐसा भी आया जब लोग दुनिया को एक्सप्लोर करने के उद्देश्य से जहाज लेकर समुद्र में चल पड़ते थे। ये वो दौर था जब पूरे विश्व का नक्शा बनकर तैयार नहीं हुआ था, इसलिए लोगों में विश्व को खोजने की होड़ मची हुई थी। तब यूरोपीय देशों को इस बात की खबर नहीं थी कि दुनिया के किसी कोने में भारतवर्ष भी अस्तित्व में है। धीरे धीरे यूरोपीय लोगों ने समुद्री यात्राएं शुरू की। शुरुआती दौर में लोगों की ये यात्राएं खजाने को लेकर थी। यात्रा करने के लिए यूरोपीय देश जिन जहाजों का इस्तेमाल करते थे, उनका दाम काफी ज्यादा होता था। ऐसे में महीनों की मेहनत के बाद वह जिस राज्य या देश में पहुंचते थे, वहां से भारी मात्रा में खजाना लूटकर यूरोप लेकर आया करते थे और ये खजाना उन लोगों में बांटा जाता था जिन्होंने जहाज को बनाने में कीमत लगाई होती थी। इस तरह से यूरोपीय देशों में खजाने की मात्रा बढ़ती जा रही थी। यूरोपीय लोग अमीर होते जा रहे थे। यूरोपीय देशों को तब तक भारत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। भारत तक पहुंचने का सफर सबसे पहले वास्को डी गामा ने तय किया। वास्को डी गामा ब्रिटेन के ना होकर बल्कि एक पुर्तगाली थे, जिनके पिता पहले से ही नाविक थे। ऐसे में वास्को डी गामा ने भी नाविक बनने का फैसला किया। साल 1497 में 170 लोगों के साथ मिलकर वास्को डी गामा लिस्बन पोर्ट से भारत के लिए रवाना हुए और अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप पार्ट वाले समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करते हुए वह भारत के कालीकट क्षेत्र पहुंचे। वहां जाकर वह कालीकट के राजा जेमरिन से मिले और उनसे भारत के साथ व्यापारिक संबंधों की स्थापना को लेकर वार्ता की। ये बातचीत वास्को डी गामा के लिए उपयोगी नहीं रही। ऐसे में वास्को डी गामा वापस पुर्तगाल लौट गए और सितंबर 502 ईस्वी में वे दोबारा भारत आए। इस बार की यात्रा में उन्होंने पिछली यात्रा से ज्यादा सफलता प्राप्त की और भारत और पुर्तगाल के व्यापारियों के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित करने में सफल रहे। वास्को डी गामा की सफलता को देखते हुए पुर्तगाल के राजा ने बाकी व्यापारियों को भी भारत जाने और व्यापार करने के आदेश दिए। इसी राह पर चलते हुए 1502 में पुर्तगाल द्वारा एक कंपनी स्थापित की गई, जिसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। इस कंपनी के स्थापित होते ही कई व्यापारी भारत की ओर आकर्षित हुए और व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। कंपनी की सफलता को देखते हुए राजा ने 1505 में एक फैक्ट्री की स्थापना की, जिसका गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को चुना गया। पुर्तगाल के बाद भारत पहुंचने वाली अगली कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि नीदरलैंड से भारत पहुंची थी। ये कंपनी नीदरलैंड से सबसे पहले भारत के मसूलीपट्टनम तट पर पहुंचे, जिसके बाद इस देश ने भी भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने की कोशिश की। डच कंपनी ने मसूलीपट्टनम पर अपना दबदबा जमाने के बाद सूरत और नागापट्टनम पोर्ट पर भी व्यापार स्थापित किया और धीरे धीरे भारत के कई क्षेत्रों में अपनी फैक्ट्री स्थापित की और अपने व्यापार को तेजी से भारत के कई तटों तक फैलाया। साल 1605 में जब डच कंपनी का व्यापार भारत के कई क्षेत्रों में फल फूल रहा था, तभी सूरत बंदरगाह से भारत में एंट्री लेती है ब्रिटिश कंपनी। भारत पहुंचने के बाद ब्रिटिशर्स को महसूस हुआ कि दिन ब दिन पुर्तगाल और डच कंपनीज का भारत के साथ व्यापार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ब्रिटेन को भी भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने की कड़ी जरूरत है। दोस्तों, बारीकियों पर जाए तो जॉन मिल्टन हॉल, जो कि ब्रिटिशर्स थे,
वो सन 1599 ईस्वी में ही भारत आ गए थे। सन 1600 ईस्वी में ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्वीन एलिजाबेथ द्वारा किए गए चार्टर से शुरू किया गया था। तब ये एक निजी संगठन था जो शेयर जारी करके शुरू किया गया था। शुरुआती दौर में ब्रिटेन ने भारत में दिलचस्पी इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि यह देश अमेरिका जैसे बड़े देशों को साथ युद्ध लड़ने में व्यस्त था। वेस्टर्न कंट्रीज में अपना दबदबा फैलाते हुए ब्रिटेन ने भारत पर अपना राज कायम करने का नहीं सोचा। लेकिन दूसरी यूरोपीय कंपनियों का भारत में दबदबा बनते देख ब्रिटिशर्स भी भारत के साथ व्यापार करने में दिलचस्पी दिखाने लगे। साल 1608 में कंपनी ने अपने प्रतिनिधि कैप्टन विलियम हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा ताकि वो सूरत में व्यापार करने की इजाजत पा सके, लेकिन जहांगीर ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बाद में 1609 में जहांगीर सूरत में एक कारखाना बनाने के लिए राजी हो गए। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1613 में सूरत में अपना दूसरा कारखाना खोला और 1616 में मसूलीपट्टनम में भी तीसरा कारखाना स्थापित किया। इसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिशर्स का व्यापार परवान चढ़ने लगा और साल 1632 में ईस्ट इंडिया कंपनी को गोलकोंडा किंगडम में भी राइट टू ट्रेड हासिल हो गया। ब्रिटेन के व्यापार की शुरुआत के साथ ही भारत आने वाली दूसरी व्यापारी कंपनी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने 1664 में व्यापार के इरादे से भारत में अपने कदम जमाए। दरअसल इस कंपनी को मुख्य रूप से फ्रांस के राजा किंग लुइस ने डच और ब्रिटिश कंपनी के साथ व्यापारिक प्रतिद्वंदिता करने के लिए स्थापित किया था और वो ऐसा करने में सफल भी रहे। भारत में व्यापार के लिए यूरोपीय कंपनियों की जैसे बाढ़ सी आ गई। कंपनियों की तादाद बढ़ने के साथ इन देशों के बीच उच्च स्तर पर प्रतिद्वंदिता भी शुरू हो गई। अपना दबदबा कायम करने के लिए और भारत पर अपना अधिकार जमाने के लिए इन व्यापारिक कंपनियों के बीच भी कई युद्ध लड़े गए, जिनसे आप बखूबी वाकिफ है। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति से दूसरी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को भारत से बाहर खदेड़ना शुरू कर दिया और भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में कई व्यापारिक संस्थाओं का विस्तार किया। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास कुछ ऐसे नाम थे जहां अपना दबदबा बनाने के लिए ब्रिटिशर्स ने खास काम किया। साथ ही साथ उन्होंने ब्रिटिश संस्कृति को भी वहां पर विकसित किया। ब्रिटिशर्स मुख्य रूप से अपने व्यापारिक संस्थाओं का विस्तार किया। वह रेशम, नील, कपास, चाय और अफीम के व्यापार में काफी दिलचस्पी लेते थे। इस बात को तो आप जानते ही हैं। आगे इनके खिलाफ होने वाले विद्रोह भी इन्हीं प्रोडक्ट की खेती से संबंधित थे। शुरुआती दौर में अंग्रेजों का भारत को अपना गुलाम बनाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन व्यापार करते हुए उन्हें इस बात का आभास हुआ कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से भारत काफी अस्त व्यस्त है। लोगों में काफी भेदभाव व आपसी मतभेद है। इन्हीं कमियों को देखते हुए अंग्रेजों ने व्यापार के साथ साथ भारत पर शासन करने का सपना देखा और अपने सपने को साकार करने में सफल भी रहे। तो ये थी अंग्रेजों और सभी यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन की कहानी। बस यहीं से शुरुआत हुई उस गुलामी की दास्तान की जिसने 200 सालों तक भारत के इतिहास को काला कर दिया। ये कहानी फिर कभी किसी और वीडियो में आपको सुनाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हिस्ट्री टेलीविजन पर सब्सक्राइब करके नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।